आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका हमको इंतजार था वो घड़ी आ गई। क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए। आपको पता ही है ना, फाइनेंशियल ईयर एक साल का होता है, 4 क्वार्टर्स 3-3 महीने के होते हैं। 31 मार्च से लेकर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो Q1 के रिजल्ट आ गए हैं। चौंकाने वाले नहीं है, खराब नहीं है, बहुत खराब है। हम मंदी की चपेट में हैं। ये कहने से बहुत सारे ऑफिशियल्स, आरबीआई डर रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने भी ये मान लिया है। हम एनालिसिस देखेंगे, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, एक्ट ऑफ गॉड, आपको पता ही है सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए समय स्टेट्स को। जीएसटी में एक तो स्टेट्स को मनाने में पसीने छूट गए, क्योंकि सारे राज्यों को आपको मनाना था ना, क्योंकि उनका कर जाता, उनका कर मतलब टैक्स जाता, तो सबके सब स्टेट जीएसटी में आए। अब सरकार के लाइबिलिटी थी ना कि वो पैसा दे, ठीक है ना। जीएसटी का आपको पता ही है ना कि स्टेट जीएसटी, फिर सेंटर, फिर आईजीएसटी होता है। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, तो स्टेट को देने के लिए भी पैसा नहीं है, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन दोस्तों -23.4% का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक, नॉर्मूरा, एडीबी ने एस्टिमेट तो किया था, हमने बात भी की थी कि नेगेटिव रहेगी। इतनी नेगेटिव रहेगी ये नहीं सोचा था। हालांकि देखिए, एक अच्छी चीज ये है, बस इसमें एक ही अच्छी चीज है कि अब इससे नीचे नहीं जाएंगे हम, अब इससे ऊपर ही जाएंगे। एक और आपको बता दूं कि इसका रीजन ये भी है ना कि देखिए, ये जो आंकड़ा है ये अप्रैल से लेकर जून तक का है। तो दोस्तों 1 महीना तो लॉकडाउन में ही गया, अब उसमें सब कुछ बंद था, ठीक है। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से बंद था। एग्रीकल्चर, उसमें राबी की फसल बंपर हुई, खरीफ की फसल बंपर हुई, तो उसने पॉजिटिव ग्रोथ देखी। लेकिन बाकी दोनों सेक्टर बंद थे। भारत की इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जो कि पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है, फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर जो हम नेचर से डिराइव मतलब एग्रीकल्चर से डिराइव करते हैं, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज आ जाती है, एंड देन आपका सर्विस सेक्टर आता है जो टर्जरी सेक्टर होता है। तो ये 3 में इकोनॉमी डिवाइड है। एग्रीकल्चर को छोड़ दें क्योंकि एग्रीकल्चर चालू था, बाकी दोनों सेक्टर सीधा धड़ाम से नीचे आए क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी बंद थी। तो इसमें हमको लॉकडाउन भी लेना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद हम ऊपर ही जाने वाले हैं। लेकिन ऊपर जाना काफी हद तक सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब इसमें या तो सरकार हीरो बन जाएगी या फिर विलन बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों -23.4% का ये आप मत समझिएगा कि अगले क्वार्टर में ही हम पॉजिटिव हो जाएंगे। इट विल नॉट हैपन, हमको वक्त लगेगा। तो 1-1.5 साल बहुत ही ध्यान से चलिए, जहां है अभी वही नौकरी करिए, कितनी भी प्रॉब्लम हो नौकरी मत छोड़िए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की अलग प्रॉब्लम चल रही है। तो हम बात करेंगे सिर्फ सरकार की स्पेंडिंग से क्या इंडियन इकोनॉमी को हेल्प होगा। ये बेसिकली व्यू है, इकोनॉमिस्ट का व्यू है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस पे अपनी बात रखी है, तो हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकल चीजें मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है यार। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना, तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। लोगों को बहुत टफ लगती है, बट इट्स एक्चुअली वेरी इजी। अब आप 1 साल से बोल रहे थे सर इंस्टा पे आ जाओ, मैं इंस्टा पे आ गया हूं, जाके अभी इसी वक्त फॉलो करो और वहां पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 10,000 तकरीबन सब्सक्राइबर है, तो आप यही वाला ज्वाइन करिएगा। ये देख लीजिए, ये आपको पता ही है -23.9%। ये अभी जो आंकड़ा आया है फर्स्ट क्वार्टर का है, अभी क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में देखेंगे। ये देख सकते हैं, ये लगातार 2018 से, जुलाई 2018 से लगातार हम नीचे जा रहे हैं। 7.1, 6.2, 5.6, 5.5, 5.2। एक काम ट्रिलियन की बात करते रहते थे, लेकिन कोविड-19 ने हमको पटक दिया एक तरीके से। तो अभी ये सीधा आप नीचे देख रहे हैं -23.9%। 40 साल बाद इतना नेगेटिव हम गए, मतलब इतना उस समय भी नेगेटिव नहीं था। -23.9 बहुत हो गया दोस्तों। अब ये सेक्टर वाइज है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप एग्रीकल्चर को छोड़ दें, बाकी सब के सब नेगेटिव में है। 8 कोर इंडस्ट्रीज की मैंने ऑलरेडी बात की हुई थी। इंडस्ट्रियल इंडेक्स का आईआईपी की मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, उसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। जुलाई में आपको पता ही है कि वो 9.6% से वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 9.5% से। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये भी मतलब कोर सेक्टर ही है। ये माइनिंग आप देख लीजिए -23.3%, गैस -7%, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, तो देखिए कंस्ट्रक्शन, होटल्स तो बहुत नीचे जाएंगे क्योंकि होटल में अभी भी कोई नहीं जा रहा है। देखो बदल गया, सब कुछ बदल गया है। कोविड के बाद एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अब हमको एहतियात बरतना है। कोई होटल में अगर जाना चाह रहा है तब भी नहीं जाएगा, कोई ट्रैवल करना चाह रहा है तब भी नहीं करेगा। तो अब चीजें बिल्कुल बदल गई, उसको टाइम लगेगा, पटरी पे आते आते वक्त लगेगा, लेकिन यहां से हम इंप्रूव ही करेंगे। ये भी एक थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव
बात करें तो ये चीज है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत बुरी, -50.3%। अगेन आप इसमें लॉकडाउन भी, जो अप्रैल में पूरा लॉकडाउन चला, वो भी इसमें कंसिडरेशन में लिया जाएगा। फिर फाइनेंस और रियल एस्टेट -5.3%, ये आप इंडस्ट्रीज -38.1, वो तो एक्सपेक्टेड था ही। सर्विसेज -20.6, इन दोनों साथ में ही आप लेके चलिए, इंडस्ट्री, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक्सपेक्टेड था। एग्रीकल्चर खाली आप ये +3.4% है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो ऊपर गया है, क्योंकि मैंने बताया ना, राबी की फसल बंपर हुई, खरीफ की फसल बंपर होने वाली है, सेपरेट लेक्चर है, देख लीजिएगा मेरा। ट्रेड होटल अगेन बहुत, सबसे बुरा जो मार पड़ी है वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहां पे कंस्ट्रक्शन और ये ट्रेड होटल्स को पड़ी है। कंस्ट्रक्शन में -50%, ट्रेड और होटल्स में -47%। तो ये अगर आप इन सबको ले लें तो -23.9%, ठीक है। और अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है ना जीडीपी का, मतलब जीवीए का, जीवीए इक्वल टू जीडीपी प्लस टैक्सेस माइनस, नहीं सॉरी, जीडीपी प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, वो फॉर्मूला होता है, बेसिकली वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट की। तो जीवीए जो है वो 22.9, 22.6 है कि 22.9, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन वो भी कमी है। कॉन्ट्रैक्ट हो गई हमारी इकोनॉमी, बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, नीचे चली गई है। डेट टू जीडीपी रेशियो पे फर्क पड़ता है ना। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, अभी आप इसका नाम सुनेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखो, डेट अपॉन जीडीपी, देखो जो आप एक मैथ्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो बेसिकली टोटल होता है। जैसे मान लो कि आपके घर में 6 लोग हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बता रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे इसके बाद जो मैं बताऊंगा। आपके घर में 6 लोग हैं, तो अगर मुझे आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो सिर्फ आप हैं और आपके घर में 6 लोग हैं, तो 6 को आप नीचे लिखेंगे, और आप हैं तो 1 को आप ऊपर लिख लीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा टोटल दिखाता है। तो अब आपकी जीडीपी है, पूरी जीडीपी है, और ऊपर आप लिख लीजिए डेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, अरे यार कहां लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूं। जीडीपी है ये, ठीक है, ये है डेट। अब जीडीपी को बड़ा होना जरूरी है, अगर जीडीपी बड़ी होगी तो डेट जो है वो डेट को ओवरकम कर लेगी अल्टीमेटली। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे जीडीपी जो है वो कम हो गई है और डेट जो है वो बढ़ गया है। तो जीडीपी पहले इतनी थी, अब कम हो गई है, यानी कि डेट और ज्यादा बढ़ गया। इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे और 1000 रुपए का कर्जा था, लेकिन अब क्या हुआ है, आपके पास 10 रुपए आ गए हैं और कर्जा कितना हो गया है, 1600 रुपए का। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे बेसिकली जीडीपी हमारी कम होती जा रही है, डेट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये 77% से ऊपर जाता है ना, तो फिर देशों को बहुत दिक्कत, इसकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भैया हम बोरोइंग्स तो करते हैं ना, बोरोइंग्स के बिना तो इकोनॉमी चलनी ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब दोस्तों क्या सरकार की स्पेंडिंग इनफ है? देखो सरकार ने पैसा दिया, सरकार स्टिमुलस पैकेज लेके आई, 20 लाख करोड़ का था, लेकिन अगर आप उसको देखें तो 5 से 6 लाख करोड़ का था, ठीक है। एमएसएमई के लिए उन्होंने पैसा दिया, एमएसएमई को उन्होंने भले ही पैसा दिया हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का इसमें कहीं नामो निशान नहीं। सर्विस सेक्टर आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से हिट किया है, इसमें सर्विस सेक्टर का कहीं नामो निशान है ही नहीं। अब दोस्तों बोला ये जा रहा है, देखो ये पूरी इकोनॉमी पता है कैसे चलती है, ये सब कुछ अगर आप इसको बिल्कुल संक्षेप में समझना चाहते हो तो सब डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आप जब मार्केट में डिमांड होगी तभी सप्लाई बढ़ेगी। जैसे मास्क की जो है डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे चलेगा। अब डिमांड सप्लाई पे चलेगा कैसे? पैसे से। आपके पास पैसा है, आप खर्च करोगे, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आपके पास पैसा है, आप खर्च करोगे। आपने मास्क खरीदा, बहुत सारे लोग पैसे से मास्क खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से यह बोला जा रहा है कि आप लोगों के हाथ में पैसे दो, आप लोगों के हाथ में पैसे दो ताकि वो पैसे खर्च करें और ये सप्लाई डिमांड का जो पहिया है ये दोबारा चले और इकोनॉमी पटरी पे है। समझ रहे हो? सबसे बेसिक चीज है ये। अब हो क्या रहा है कि सरकार ने कोशिशें तो की हैं, बैंक अकाउंट में पैसा डाला है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे 2 इकोनॉमिस्ट हैं, शुभोदीप रक्षित और अभिजीत पुरी, कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा बैंक में दोनों काम करते हैं। उन्होंने यह बताया है
कि सिर्फ सरकार की स्पेंडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको कंज्यूमर बेस को बढ़ाना पड़ेगा। आपको कंज्यूमर बेस जो है वो वाइड करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी, अगर आपको दोबारा 7 से 8% की ग्रोथ चाहिए तो। समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको करना क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कितना है, फाइनेंशियल सेक्टर वीक क्यों है, लेबर लॉस को आपको दोबारा से, जुडिशियल हर्डल्स को, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ये इन्होंने बोला है। आप कंज्यूमर बेस को ब्रॉड करो, तभी इकोनॉमी पटरी पे आएगी। अब दोस्तों, कंज्यूमर बेस को ब्रॉड करने का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। कंज्यूमर बेस का मतलब यह है कि कंज्यूमर्स को उनका बेस बढ़ाओ। मतलब कहने का क्या है कि भैया देखो, आप कंज्यूमर हो, आप प्रोडक्ट खरीदते हो। अब जब डिमांड रुक गई है, सप्लाई रुक गई है, तो आप प्रोडक्ट, आपको पैसे बचाना, आप खरीदोगे क्यों? तो सरकार हाथ में पैसा दे। आप समझ रहे हो? सरकार हाथ में, यहां पे कंज्यूमर बेस को 10 से 20% तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। और ये तभी होगा कि आप रेगुलर डोजेस ऑफ कंजप्शन ना दे, इंस्टेड ऑफ आप स्टेडी और वेल पेड एम्प्लॉयमेंट दें। आप समझ रहे हो? यहां पे आपको बॉटम से, नीचे से शुरू करना पड़ेगा। बॉटम अप्रोच चाहिए। आप ऊपर से शुरू मत करिए, बॉटम से। जो गरीब हैं, जो मिडिल हैं, आप उनको पैसा दे, वेल पेड एम्प्लॉयमेंट दें, तब जाके कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। पैसा आएगा तो खर्च करेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि फिस्कल सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी तो थी नहीं भारत की। पैंडेमिक से पहले भी स्लो डाउन तो था ही ना, और अब पैंडेमिक ने हमारी पूरी कमर तोड़ दी। फिर एक चीज ये भी है कि हम देखो बाहर से बोरोइंग कर रहे हैं ना, हम बाहर से बोरोइंग कर रहे हैं। अब बाहर से बोरोइंग तो होती जा रही है, लेकिन करंट कंजप्शन जो है वो हैम्पर हुआ है। तो एक तरीके से जो भी इंक्रीमेंटल डेट है उसको हमको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो अभी हैम्पर हो चुका है करंट कंजम्पशन की वजह से। अगर इन सिंपल वर्ड में बात करें दोस्तों, तो भारत का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो ये 85% तक पहुंच सकता है। और अभी मैंने बताया कि अगर 77% से ज्यादा हुआ तो देशों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप समझ रहे हो पूरी, मतलब अब ज्यादा डराऊंगा नहीं मैं, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल अ गुड साइन। तो हमको रिवाइव करना पड़ेगा। डेट टू जीडीपी रेशियो में भी हो सकता है 85% तक पहुंच जाए। कर्जा बढ़ जाए, जीडीपी कम, मतलब कर्जा ही कर्जा है, पैसे हैं नहीं। कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो देखिए, ये इट विल बी अराउंड 12.5%। जीडीपी नीचे है, डेफिसिट ऊपर है। यहां पे आप ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव है, इसको कम होना चाहिए। आपका कर्जा कम होगा तभी तो चीजें सही होगी। ज्यादा होता जाएगा तो इट विल गोइंग टू क्रिएट अ कियोस, इट विल गोइंग टू क्रिएट कियोस। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे सरकार सिर्फ स्पेंड करके ग्रोथ को रिवाइव नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ये लेबर्स की बात करते हैं। देखो, कंज्यूमर बेस तो आपको बढ़ाना ही है। उसके बाद लेबर्स, देखो लेबर जो है, अभी क्या हो रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है। पीएलएफएस सर्वे आपने पढ़ा ही होगा, लेबर सर्वे पढ़ के जाइएगा, उसके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लेबर जो पहले एक फुल टाइम सैलरी लेते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको आधी सैलरी मिल रही है। तो ऐसे काम होगा नहीं। बेसिकली पैसा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, पहले से ही कम। तो कोविड-19 ने कमर तोड़ के रख दी है। तो जितनी पब्लिक स्पेंडिंग है, ये कंक्लूड करते हैं कि जितनी भी पब्लिक स्पेंडिंग है, रोड्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज की तरफ जानी चाहिए, ताकि इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको प्रमोट करना है, और इसमें पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को साथ में आना होगा। और गवर्नमेंट जो है ये क्या करे, जो भी गुड्स बन रहे हैं उसका इकोनॉमिक प्राइस ले। जैसे जो सर्विस सरकार दे रही है, पावर, इरिगेशन, पब्लिक यूटिलिटीज, उनका पैसा ले, रूल ऑफ लॉ बनाए। समझ रहे हो? लेबर रिफॉर्म्स, लेबर के लिए बाकायदा लेबर रिफॉर्म्स, हालांकि लेबर लॉ आया है, लेकिन जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उस सबको ठीक करके लेबर लॉस, प्रॉपर लेबर लॉस बनाए जाए। लोगों की हक में, लोगों के हित में जब चीजें होंगी, तब इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आएगी। तो 7 से 8% अगर हमको इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है अगले 10 सालों में, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, लैंड, लेबर लॉस, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल हर्डल्स, इन सबको हमको देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये 2 सितंबर का आर्टिकल था दोस्तों, टू रीबिल्ड एंड रिकवर इस आर्टिकल का नाम है। रक्षित और जो पुरी साहब हैं, उन दोनों ने जो कोटक के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैंने सब कुछ आसानी से आपको समझा दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे पूछिए, इंस्टा पे मुझे जाके फॉलो करिए। इस आर्टिकल को आप इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।